बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मीर कासिम को बुरी तरह पराजित किया और अपनी श्रेष्ठता का परिचय देकर पूरे बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। वहां से ही भारत पर प्रशासन की अंग्रेजों की नीति सफल हो गई। तो उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने की इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि दो संधियां थी जिनको संयुक्त रूप से इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और इनको इलाहाबाद की संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलाहाबाद में की गई थी, है ना। इलाहाबाद जिसका अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया, प्रयागराज। एक्चुअली पहले भी इसका नाम प्रयागराज ही था, अकबर ने इसका नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया था। उसके बाद अब फिर से इसका नाम क्या कर दिया, प्रयागराज। तो इलाहाबाद की संधि दो संधि की गई थी, क्योंकि उसमें कौन कौन थे, बक्सर के युद्ध में तीन थे। तीन लोग कौन कौन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम। मीर कासिम तो भाग गया था, हार गया, उसका तो पता ही नहीं था कहाँ भागा है कहाँ नहीं भागा। अब बाकी दो लोग तो बचे थे, एक कौन, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय। अब वो कहाँ भये हैं अपना राज्य छोड़कर, उन्हें तो मजबूरन संधि करनी पड़ी। तो उसमें से पहली संधि, इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, प्रथम ये द्वितीय। तो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और उसके चौथे दिन 16 अगस्त 1765 को द्वितीय संधि हुई। पहली संधि हुई थी मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय के साथ। पहली संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला नाम था उसका, अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों ने ये संधि की थी। अब एक बात आपके दिमाग में क्लिक कर गई होगी कि दीदी बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, लेकिन संधि इतनी लेट क्यों 1765 में। बताती हूँ, इसलिए हुई थी क्योंकि बक्सर के युद्ध में बंगाल पूरी तरह कब्जे में आ गया था अंग्रेजों के। तो इतना बड़ा बंगाल प्रांत, उसको चलाने के लिए योग्य गवर्नर चाहिए। तो किसको बुलाया गया, क्लाइव को। पहले भी क्लाइव था प्लासी युद्ध में, लेकिन उसके बाद वो चला गया था ब्रिटेन। फिर उसके बाद फिर से उसकी जरूरत महसूस की गई और क्लाइव को बुलाया गया। तो उसको आते आते 1765 हो गया था, इसलिए इतना लेट हुआ संधि में। तो क्लाइव जब आया तो उसने दोनों से संधियाँ की। पहली संधि मुगल बादशाह से, दूसरी संधि अवध के नवाब से, ठीक है। तो अब देखते हैं मुगल बादशाह से पहली संधि जो की, पहले इसको देख लेंगे। इस संधि की क्या क्या शर्तें थी। सबको पता है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की पहली संधि की गई। अब इसकी शर्तें देख लेते हैं। पहली नंबर संधि थी तो इस पर हस्ताक्षर हुए होंगे किसी न किसी की। किसके हस्ताक्षर थे इस पे, एक तो खुद ही होगा मुगल बादशाह, खुद के करवाए होंगे जबरन। संधि किस मतलब की जब हस्ताक्षर नहीं हो, इसने हस्ताक्षर किए। ऊपर से बंगाल के नवाब के हस्ताक्षर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बंगाल का नवाब तो भाग ही गया था, कौन, कहाँ से मार के भाग गया था, मीर जाफर था। तो मीर जाफर के हस्ताक्षर नहीं थे। एग्जाम में यही कंफ्यूज किया जाता है। हस्ताक्षर किसके हुए थे, नजमुद्दौला, मीर जाफर का बेटा था ये, कौन, नजमुद्दौला। एक बार पूछा भी गया है, उसमें ऑप्शन था मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला और नजमुद्दौला। नजमुद्दौला जो मीर जाफर का बेटा था, वो भी अल्पवयस्क, 18 साल का भी नहीं हुआ था, उसके हस्ताक्षर लिए गए थे इस पर। अब उसको उन्होंने शासक बना दिया था अंग्रेजों ने, इतने चालू थे बहुत ज्यादा माइंड के। तो किसके हस्ताक्षर, बंगाल का नवाब कौन, नजमुद्दौला, उसके हस्ताक्षर हुए थे। और खुद क्लाइव ने कराए थे तो खुद भी करेगा वो। एक कौन, शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, अल्पवयस्क बेटा था मीर जाफर का, उसके हस्ताक्षर लिए गए थे। और क्लाइव के, तीन व्यक्ति के हो गए। एक किसके साथ की गई थी, बादशाह, मुगल बादशाह, उसके हस्ताक्षर। दूसरा बंगाल के नवाब को गवाह बनाया गया था ना उसको, उसके हस्ताक्षर। और क्लाइव, इन दोनों के तो बीच में ही हुई थी तो ये तो करेंगी। और तीसरा ये था बंगाल का नवाब, इसके साथ हस्ताक्षर किए गए थे। अब इसकी शर्तें, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, ध्यान से सुनना। शर्त के अनुसार माननी पड़ी इनको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका मतलब पूरे बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। कितने बदले में, सिर्फ 26 लाख रुपए के एवज में। मुगल बादशाह के अंडर में आता था ना सब कुछ, तो मुगल बादशाह को सिर्फ 26 लाख रुपए मिले, उसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी का मतलब समझ रहे हो, दीवानी मस्तानी वाली नहीं, बाजीराव वाली नहीं,
कर वसूलने का अधिकार, टैक्स राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। सिर्फ 26 लाख रुपए के बदले में 26 लाख रुपए मुगल बादशाह को दिए, बाकी सब कुछ अंग्रेजों के एवज में हो गया। दूसरा, कड़ा और इलाहाबाद, ये शर्त मुगल बादशाह के हित में रही, उसके पक्ष में रही। कड़ा और इलाहाबाद के जिले जो पहले अवध के नवाब के पास थे, अवध के नवाब से लेकर अंग्रेजों ने किसको दे दिए? मुगल बादशाह को। ये फायदेमंद रहे किसके लिए? मुगल बादशाह के लिए। कड़ा और इलाहाबाद के जिले किसको दे दिए गए? मुगल बादशाह को। पहले किसके पास थे? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। तीसरी शर्त थी कि मुगल बादशाह को इलाहाबाद में ही रहने दिया गया, वहीं रहेगा आप। शर्त रखी गई, आप यहीं रहोगे इलाहाबाद में, आपको जिले में लगाया कड़ा और इलाहाबाद के, आप यहीं रहोगे। 3 शर्त हो गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली सिर्फ 26 लाख रुपए के एवज में। दूसरा, कड़ा और इलाहाबाद के जिले किसको मिल गए? मुगल बादशाह को, और उसको फिर वहीं रहने की शर्त रखी गई। ये तीनों शर्तें आप याद रखें। मुगल बादशाह के साथ हुई थी इलाहाबाद की प्रथा संधि की 3 शर्तें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार और रिवाइज करा दूं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली कितने रुपए के एवज में? सिर्फ 26 लाख के एवज में। कड़ा और इलाहाबाद के जिले किसको दे दिए गए? इलाहाबाद, उसको क्या कहते हैं, मुगल बादशाह को। पहले किसके पास थे वो? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। और तीसरी शर्त क्या थी कि मुगल बादशाह को इलाहाबाद में रहने के लिए बाध्य किया गया। अब देखते हैं अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त 1765 को जो संधि की गई थी उसकी क्या क्या शर्तें थी। इसकी पहली शर्त थी, जो कि मैंने उसमें भी बता दीजिए, ये शर्त तो उसमें भी आती, इसमें भी आती, जिसको तो रट मारिए। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर से सारा अवध का राज्य किसको मिल गया? अवध के नवाब को। क्योंकि कड़ा और इलाहाबाद तो किसको दे दिए? अभी पिछली संधि में बताया था मैंने, मुगल बादशाह को दे दिए। इस पहली संधि में किसको मिल गया? मुगल बादशाह को। तो इसको छोड़कर बाकी सारा का सारा अंग्रेजों ने किसको लौटा दिया? अवध के नवाब को। लेकिन फ्री में नहीं लौटाया। कितने रुपए लिए? 50 लाख रुपए। इससे कितने लिए थे? 26 लाख रुपए। और इससे कितने लिए? 50 लाख रुपए, तब लौटाया। तो कड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिया? पहले मुगल बादशाह को, पहली संधि में 12 अगस्त को। तो और उसको छोड़कर बाकी का पूरा अवध के नवाब को दे दिया। कितने रुपए के एवज में? 50 लाख रुपए के एवज में। ठीक है। इलाहाबाद, कड़ा को छोड़कर सारा का सारा अवध किसको दे दिया? अवध के नवाब को। बदले में 50 लाख रुपए ले लिए उन्होंने। और एक फेमस चुनार का दुर्ग, इस चुनार के दुर्ग को मैंने आपको पढ़ाया है मिडाइवल हिस्ट्री में, कितना फेमस दुर्ग है ये दुर्ग। चुनार का दुर्ग, अवैध दुर्ग, किसको देना पड़ा? ये अवध के नवाब को, ब्रिटिश सरकार को देना पड़ा, मतलब लॉर्ड क्लाइव को। क्लाइव को मिल गया ये, या कंपनी को मिल गया, सीधी सी बात। और एक और शर्त, वो शर्त सबसे ज़्यादा खतरनाक, कि कंपनी की तरफ से ही अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अवध में रखी जाएगी, अवध की सुरक्षा के लिए। लेकिन खर्चा कौन भुगतेगा? अवध का नवाब। सेना होगी अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार की, लेकिन इसका खर्चा देगा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ये शर्त रखी गई थी। ये 4 हो गई हैं। इलाहाबाद और कड़ा छोड़ के सारा का सारा अवध का राज्य मिल गया इसको, शुजा-उद-दौला को। 50 लाख रुपए उसको मिले, ब्रिटिश सरकार को या कंपनी को। तीसरी शर्त क्या थी? कि चुनार का जो फेमस दुर्ग है, अवैध दुर्ग, वो कंपनी को मिलेगा। चौथी शर्त क्या है? कि कंपनी के द्वारा एक ब्रिटिश सरकार की टुकड़ी अवध में रखी जाएगी, लेकिन इसका खर्चा अवध का नवाब खुद ही भुगतेगा, वो भी हाई फाई खर्चा। ये संधि रखी गई है। ठीक है। अंतिम 5वीं शर्त क्या रखी गई? कि कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाए, और दी गई। मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा कंपनी को, इसके बदले मुफ्त में व्यापार किया जाएगा कंपनी के द्वारा। सारा ब्रिटेन का सामान बिना किसी आयात शुल्क के व्यापार के लिए लाया जाएगा अवध में। इसके द्वारा तो उनकी जो मन में आई वो सारी शर्तें उन्होंने मनवाई इलाहाबाद की संधि में। तो इलाहाबाद की दोनों संधि आपको समझ में आ गई होंगी।